हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एलटी सिलेबस, ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कस्ड क्वेश्चन टिल 26, ठीक है। 25 प्रीवियस पार्ट वन में मैंने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया था, ठीक है। और वो 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज भी 25 प्लस क्वेश्चन में कराऊंगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 50 क्वेश्चंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एंड दैट आर सफिशिएंट फॉर योर एलटी एग्जामिनेशन, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा, डेफिनेटली उसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सब इसी में से आएगा एग्जाम में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डीवे उसमें मैंने लॉरेंज डुलोंग एंड पेटिट्स थ्योरी को कंप्लेन किया था। उसने बोला था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो कितनी होती है? कांस्टेंट होती है, 3R के इक्वल होती है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे, दैट इज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट Einstein's theory of specific heat assumed that the atoms of a solid vibrate simple harmonically, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था? E इक्वल टू एन एच न्यू। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0, फिर 1 रखोगे एच न्यू, 2 एच न्यू एंड डैश डैश, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट, ठीक है, ऑल फ्रीक्वेंसी आइंस्टीन की अगर हम बात करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या होगा? अगर ऑप्शन नंबर 1 को हम वन बाय वन ऑप्शन करें, तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एज्यूम दैट द एटम्स ऑफ ए सॉलिड वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली विथ, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑल विथ द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था? जो स्पेसिफिक हीट होती है, एटम्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली विथ, ऑल विथ द सेम फ्रीक्वेंसी, ऑल विथ द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबके फ्रीक्वेंसी जो एटम्स वाइब्रेट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। ये किसने बोला था? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट इन मैनी डिफरेंट मोड्स, ये डिवे ने बोला था। क्लियर हो चुका है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? अपना आंसर को मेंशन करेंगे, और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी मेंशन करेंगे कि आउट ऑफ दिस क्वेश्चन आपने कितना स्कोर किया। आप खुद की प्रिपरेशन को भी मेरे साथ चेक कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट अकॉर्डिंग टू डिवे थ्योरी, देखो डिवे थ्योरी आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डिवेज थ्योरी, द एटॉमिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था मैंने, कि जो लो टेम्परेचर में होता है, सीवी क्या होता है हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं, प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रॉन्ग। सेकंड क्या है? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर नहीं होता है बेटे, क्यूब होता है। सी को अगर हम देखेंगे, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो the C is the best explanation of this MCQ. So the C is the correct answer of this questions. Okay, CV क्या होता है बेटे? टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बोला था? डीवी ने बोला था। किसने बोला था? डीवी ने बोला था। कब होता है बेटे? ये लो टेम्परेचर में होता है, लो टेम्परेचर में होता है। और हाई टेम्परेचर में क्या होता है बेटे? ये भी पता होना चाहिए आपको। हाई टेम्परेचर में जो सीवी होता है वो 3R के इक्वल होता है, ठीक है, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। Okay, now moving on, question number 28. Question number 28 is that Einstein theory of specific heat, ठीक है, Einstein theory of specific heat, ए, और ए को रीड करते हैं, एक्सेप्ट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ, डिफरेंट तो बात ही नहीं होती है, एक्सेप्ट सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्सेप्ट सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल वाइब्रेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरीके का था, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या? आइंस्टीन थ्योरी, स्पेसिफिक थ्योरी ने बोला
कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं ऑफ द ऑल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है। सो द बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 is that in specific heat of solid at low temperature, Cv is directly proportional to T cube. The law is followed, ठीक है। It is explained by डुलोंग और पेटिटसन ने क्या बोला था, जो Cv होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 3r के इक्वल होता है, ठीक है। आइंस्टीन थ्योरी, नो आइंस्टीन थ्योरी भी नहीं है। तो ये किसने बोला था, डेवे थ्योरी ने बोला था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है बेटे लो टेम्परेचर पर, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बोथ तो गलती से भी नहीं करके आएंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डीवे टेम्परेचर इज, ठीक है। डीवे टेम्परेचर क्या होता है, सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, इसे डीवे लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। डीवे टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं इसको, क्लियर। तो डीवे टेम्परेचर क्या होता है बेटे, 273 बिल्कुल गलत है, 273.15 भी गलत है। तो जो डीवे हमारे पास टेम्परेचर होता है, थीटा डी इक्वल टू होता है एच न्यू एम अपॉन के होता है, न्यू एम इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एच न्यू एम अपॉन के, एच न्यू एम अपॉन के, एच न्यू एम अपॉन के, ठीक है। इसी तरीके से आप भी बार बार रिपीट करते जाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट आइंस्टाइन टेम्परेचर इज, ठीक है। अब आइंस्टाइन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आइंस्टाइन टेम्परेचर, ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273.15, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो जो आइंस्टाइन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एच अपॉन के, ठीक है। ये होता है एच अपॉन के इंटू थीटा ई, ये क्या होता है हमारे पास आइंस्टाइन टेम्परेचर होता है, क्लियर हो चुका है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32. Question number 32 is that the average translational kinetic energy per molecule of a gas, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल के लिए बात करूंगा तो यहाँ जो एवरेज होती है हमारे पास 3/2 क्या होती है, के टी होती है। कितनी होती है, 3/2 के टी। 3/2 गैस मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है, कितनी होगी, 3/2 के टी, 3/2 के टी, ठीक है। तो ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सो सी इज द correct answer of this questions, clear। the average translation kinetic energy per molecule of any gas, ठीक है। जनरली गैस को हम मोनोएटॉमिक की बात करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 3/2 kT होगा, वेयर k is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, so C is the correct answer of this question, okay। now question number 33, ठीक है। question number 33 is that the quantum of thermal energy, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या होता है, क्वांटम ऑफ थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो क्वांटम ऑफ जो थर्मल एनर्जी होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फोनॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, फोनॉन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फोनॉन। और फोटोन क्या होता है, लाइट में होता है पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक हो गया। और एक फोटोन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो यहाँ किसकी बारे में बात हो रही है, द क्वांटम ऑफ थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, तो इट इज नोन एज फोनॉन, इट इज नोन एज फोनॉन। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि जो ये बेटे फोनॉन होता है, ये फोनॉन बोसॉन होता है और फर्मियन होता है, ठीक है। कल की वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कि फोनॉन आर आइदर बोसॉन और फर्मियन, ठीक है। कमेंट ऑन आंसर, ठीक है, टेल योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है, अपना आंसर कमेंट करेंगे, ओके। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट इन डीवेज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड द एटॉमिक ऑसिलेटर ओबे, डीवे का जो होता है बेटे वो क्या किसको फॉलो करता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फॉलो करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ मूविंग नंबर क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 इज दैट एक्सरे डिफ्रैक्शन इंटेंसिटीज डिपेंड्स ऑन, किसमें डिपेंड करता है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनरमोस्ट में भी नहीं करता है। एक दो तरीके का एक्सरे होता है, कंटिन्यूअस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, ठीक है, ये भी गलत। दूसरा पढ़ते हैं द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट, ये भी गलत।
द स्कैटरिंग ऑफ, ये भी गलत। तो अब क्या बचा, एक ही बचा हमारे पास, एनी इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ द एटम, इनर और आउटर कहीं से भी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 is that in Debye's theory of specific heat of solid, the frequency of vibration of the lattice has, इसका आंसर खुद बताओ। डीबे ने क्या बताया, नॉट फिक्स वैल्यू, सम डिस्क्रीट वैल्यू। डीबे ने बताया कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लैटिस हैज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अप टू अ फाइनाइट वैल्यूज तक कैसा होगा इसका स्पेक्ट्रल वाइब्रेशन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अप टू फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो सी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अप टू इंफिनिटी, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37 is that the classical value of molar electronic specific heat, बेटे ये क्या होता है हमारे पास 1.5 R। ठीक है, 1.5 R। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी ऑफ फोनोन इज, बहुत सारे लोग इसका एच न्यू लगा के आ जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा, ये फोटोन होता है, ये फोनोन है। ठीक है, फोनोन की जो एनर्जी होती है वो एच कट ओमेगा होती है, वेयर एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो एच कट ओमेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 is most important for the upcoming examination. क्वेश्चन नंबर 39 is the magnetic susceptibility for a diamagnetic substance। किसके लिए बात हो रही है बेटे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेटे उनमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, इसका ग्राफ भी बनाया था मैंने, कि जो इनकी जो टेम्परेचर वर्सेस ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ होता है, ये होता है हमारे पास, देखो ये -chi m। तो ये क्या है बेटे, ये जो है एक तो क्या है नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, नेगेटिव एंड लेस देन 1, एंड क्या है 1 से छोटा है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड नेगेटिव एंड लेस देन 1। तो इंक्रीजेस तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज विथ टेम्परेचर ये भी रॉन्ग है। ठीक है, बी भी रॉन्ग हो गया। सी क्या कह रहा है, डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स susceptibility of diamagnetic substance are independent of temperature, so C is the correct answer of this question। C is the correct answer of these questions। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर टेम्परेचर में डिपेंड ही नहीं कर रही है तो कहां से इंक्रीज कहां से डिक्रीज, क्लियर हो चुका है। तो सी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है बेटे, देखो क्वेश्चन नंबर 40 इज दैट, आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्यूरी लॉ आता है, चाई एम इक्वल टू क्या होता है 1/T होता है, चाई एम इक्वल टू C/T होता है, वेयर सी इज क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर होता है, वेयर सी इज क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर, तो हमको क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की बात चल रही है, तो यहाँ पैरामैग्नेटिक की अगर बात चलेगी तो यहाँ क्या बोल रहा है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा है। ससेप्टिबिलिटी कब इंक्रीज करेगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज, ये बिल्कुल रॉन्ग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, डिक्रीज, डिक्रीज है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी बोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका अगर हम चाई एम वर्सेस टी का ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है बेटे, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर बिलो विच सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक एंड above curie temperature it will becomes paramagnetic, it will becomes
मैग्नेटिक। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर, फिर 4 सेंटेंसेस लिखे होंगे जिसके नीचे जो सब्सटेंस होता है फेरो ही रहता है और एबव क्या बन जाता है, पैरा बन जाता है। इसी उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। गेटिंग? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट which is not which is not true among the following sentences। not के लिए बात करना है हमने। not ferromagnetism is only observed in incomplete cell, बिल्कुल गलत है, कंप्लीट सेल में भी होता है। दूसरा, the paramagnetic properties of a metal are due to the spin magnetic moment of the nucleus, ठीक है, induced dipole moment of the nucleus, induced dipole moment, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, बी ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है कि जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से क्या होता है। क्लियर हो गया? क्लियर? इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। डायमैग्नेटिक मटेरियल पोजेस, ठीक हो गया, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हमारे पास ए ऑप्शन की बात करें, ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक इज ओनली ऑब्जर्व इन कंप्लीट सेल्स, बिल्कुल ये सही है, ये करेक्ट सेंटेंस है। पर यहाँ आंसर, इस आंसर के अकॉर्डिंग नॉट पूछा गया है, ठीक है, नॉट पूछा गया है, तो कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट नहीं होगा, तो बी वाला क्या होगा हमारे पास, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट होगा कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है? क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 42। 42 is most important question for the upcoming examination LT 2024 में मे भी ये देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर, कभी अगर ऑप्शन आए -1 1, ठीक है, इन्फिनिटी, नन ऑफ दिस, तो वैसे इसकी जो होती है ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर की -1 होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक तो आएगा निगेटिव एंड यूनिटी, पॉजिटिव हो नहीं सकती है, निगेटिव एंड स्मॉल हो नहीं सकती है, निगेटिव एंड यूनिटी, negative and unity is the correct answer of these questions, okay। the susceptibility of superconductor is क्या हो जाएगा, negative and unity। अगर कभी ऑप्शन आए -1 1 ऐसे करके तो -1 is the correct answer of this question। getting? now question number 43। question number 43 is that below Curie temperature the paramagnetic substance, below में paramagnetic substance क्या होता है बेटे, डायमैग्नेटिक ही होता है, ठीक है, बिलो में डायमैग्नेटिक ही होगा। तो फेरी तो होगा नहीं, फेरो भी होगा नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट भी नहीं होगा, तो इट विल बिकम्स बिलो क्यूरी टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो चुका है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज दैट phonons travel in a solid, ठीक है, phonons travel in a solid, द करेक्ट आंसर इज विद वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ एक्वेस्टिक ब्रांच, ठीक है, एक्वेस्टिक की बात आती है, फोनोन्स में साउंड की बात आती है, स्पीड ऑफ लाइट मत लिख के आना, वेरिंग के साथ भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्या होगा, फोनोन्स ट्रेवल इन अ सॉलिड विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड, विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 is that if phi is the scattering angle then frequency of phonon is proportional to, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट डेरिवेशन का एक्सप्रेशन है, क्या डायरेक्टली जो होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होता है साइन 5/2 के, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज दैट द हॉल इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट बोल रहा है, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। द साइन ऑफ करंट, ये बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ चार कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी सही है। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी, ये भी सही है, ठीक है, ये सब सही है। नो कैन नॉट कह रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैन नॉट, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 47। 47 is that electronic specific heat calculated by using, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी डेराक स्टैटिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट को हम कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को हम कैलकुलेट करते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ मूविंग on, question number 48 is the most important questions, ठीक है, which was asked in many time in lecturer. ठीक है, so in this time definitely they will ask in the LT 2024. Question is that the value of theta, हमको थीटा की वैल्यू बताना है at which first order n equal to 1, first order means n equal to 1, peak in x-ray, उसका wavelength दे रखा 1.53 एंगस्ट्रॉन, diffracted from corresponding to 111 ये मिलर इंडाइसिस दे रखा है, ये HKL आर द मिलर इंडाइसिस. प्लेन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है विद लैटिस कांस्टेंट ए इक्वल टू दे रखा है अप्रोक्सीमेटली. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या जानते हैं बेटे, ब्रेग्स इक्वेशन जानते हैं. जो ब्रेग्स इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होती है. d इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है, और थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल, एन इज द, ठीक है, इंटीजर बोल सकते हैं हम इसको, लैम्डा इज द वेवलेंथ. ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है तो n की जगह मैं 1 रख दूंगा. ठीक है, तो 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा. ओके, मुझे इस थीटा को फाइंड आउट करना है, मेरा एम थीटा को फाइंड आउट करना है, और मैं इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस होती है फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए, उसके लिए फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के एल का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो यहाँ से मैं, अब यहाँ से मैं साइन थीटा को फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो साइन थीटा एन को 1 रखोगे तो लैम्डा अपॉन 2d हो जाएगा. ठीक है, इन द प्लेस ऑफ डी, इन द प्लेस ऑफ डी, डी की जगह तुम ये रखो ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये ऊपर आ जाएगा. अब ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा. अब यहाँ क्या करनी है, आपने वैल्यूज पुट करनी है. लैम्डा कितना है 1.3 एंगस्ट्रॉम, 2 इंटू ए 2.65 एंगस्ट्रॉम, और एच क्या है 1L1, और एच के L111 है, तो ये √3 आ जाएगा. ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद साइन कितना आ जाएगा, साइन हाफ आ जाएगा, और साइन हाफ कहाँ पर होता है, 30 डिग्री में होता है. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत, लेक्चरशिप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस बार पेपर बहुत टफ आया, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है. और ब्रेग्स इक्वेशन से इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, इससे कुछ अलग हटके नहीं आ सकते हैं. क्लियर है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो सकता है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है. यूके ट्रिपल एस सी LT 2024 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन इज दैट अ प्लेन इन क्यूबिक लैटिस मेक्स इंटरसेप्ट्स, हमको इंटरसेप्ट दिया है x में a, y में a/2, z में 2a/3 विथ 3 क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस रिस्पेक्टिवली. द मिलर इंडाइसिस ऑफ फॉर दिस प्लेन पूछ रहा है. तो मिलर इंडाइसिस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, और इंटरसेप्ट हमको दिए हैं a/2 2a. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटे, a से डिवाइड कर दो, 1/2 2/3. अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 2, और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा. अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3. ठीक है, तो यहाँ से जो एलसीएम लेने के बाद आएगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही क्या हो जाएंगे, मिलर इंडाइसिस को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, जो कि क्या है ऑप्शन ए में क्या है प्रेजेंट है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बेटा ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी मिलर इंडाइसिस लिखेंगे कॉमा का यूज नहीं करते हैं. कॉमा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज आता है. ठीक है, पर मिलर इंडाइसिस में हम हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में विदाउट कॉमा के लिखेंगे. क्लियर? सो द ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 is the most expected question for the LT 2024. 100% क्वेश्चन लीक है, 100 क्वेश्चन लीक्ड क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके पीएससी लेक्चरर मेंस फिजिक्स में 2021 में पूछा गया है. ठीक है, एलटी में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा. द क्लॉसियस मोसिटी रिलेशन क्या होता है हमारे पास, क्लॉसियस मोसिटी रिलेशन होती है बेटा आपके पास एप्सिलॉन r -1 अपॉन एप्सिलॉन r +2. ये +2 होता है नीचे बेटे, 1 और 1 के नीचे 2 ऐसे याद रखोगे. एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं बेटे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या इसे k से भी रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत बार k करके भी आ जाता है, यहाँ 2 आता है. एप्सिलॉन r यहाँ -1 यहाँ +2 आता है, और राइट साइड में आता है बेटे n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट.
3 एप्सिलॉन नॉट। अल्फा को क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत बार ये इस तरीके से भी आ जाता है कि -1 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत बार k बोलो या एप्सिलॉन r बोलो, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये ऐसा इक्वेशन कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो एप्सिलॉन r माइनस, दोनों माइनस में नहीं हो सकते हैं, ये +1 यहाँ -1, ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं। एप्सिलॉन r -1 और एप्सिलॉन r +1 +2 और एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 100% आप रट लो, डेफिनेटली ये तुमको इस बार के एग्जाम में 100% दिखेगा, ठीक है। 100% दिखने के क्या है, पूरे पूरे इसके पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर जो 51 है, देखो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारे पास, ये है क्लॉसियस मोटोसी इक्वेशन। क्लॉसियस मोटोसी इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, ठीक है। क्लॉसियस जो मोटोसी इक्वेशन है वो किस किस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। आप लोग भी इसका क्या कर सकते हैं, आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, कि इसका आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो चुका है, यही क्वेश्चन क्या आ चुका है, एलटी 2018 में पूछा गया है। तो इसीलिए क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन और उसका स्टेटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसमें के और अल्फा आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो क्लॉसियस मोटोसी इक्वेशन क्या है बेटा, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो ऑप्शन ए ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बी को देखते हैं, टोटल पोलराइजेबिलिटी एंड टेम्परेचर नो, रिलैक्सेशन टाइम नो, और मैक्सिमम बच्चे इसमें ऑल ऑफ दीज लगा के आएंगे तो फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, ऑल ऑफ दीज, अब ऑल ऑफ दीज हमेशा नहीं होता है। तो दिस इज द 51th क्वेश्चन। क्लियर हो चुका है। तो क्लोसियस मोसोटी इक्वेशन बेटे किस किस के बीच में रिलेशन होता है, अभी मैंने बोला था वहां, एप्सिलॉन r -1 एप्सिलॉन r +2 इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आप खुद भी देख सकते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन r एंड अल्फा मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूके ट्रिपल एस सी इन 2008, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन, ये यूकेपीएससी, ठीक है, लेक्चरर, ठीक है, मेंस फिजिक्स और 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन, एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन कितना होता है। तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, 9 तो होता नहीं है, ठीक है, 7.5 भी होता नहीं है, 7 भी नहीं होता है, और 1.1 होता है, ठीक है। अगर सिलिकॉन की बात करूंगा तो एनर्जी बैंड गैप जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। इन द केस ऑफ सिलिकॉन इट इज इक्वल टू द 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में जर्मेनियम के लिए आ गया, ठीक है, जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, इसको आपने क्या करना है, इसका आंसर आपने कमेंट ऑन करना है, ठीक है, कमेंट ऑन से इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक हो चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास इसमें, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, ये क्वेश्चन यूके पीएससी लेक्चरर 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ Na आयंस इन अ केस ऑफ NaCl। NaCl में कितने होते हैं, 6, ठीक है, 6। सी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ 53, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटे, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, यू नो वेरी वेल। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो लेक्चरर फिजिक्स मेंस 2021 यूके पीएससी। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से वहां से ले गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, डीवे से भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन इज दैट डीवे प्रपोज दैट द क्रिस्टल कैन प्रोपोगेट इलास्टिक वेव ऑफ, हर तरीके का इलास्टिक वेव ऑफ, फर्स्ट को देखते हैं, वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका ए ही क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, A is the correct answer of this question. Debye proposed that crystal can propagate elastic wave of wavelength ranging from low frequency to high frequency, low frequency to high frequency, low frequency to high frequency. ठीक है, तो A is the correct answer of this question. ठीक है, only low होगा नहीं, only high भी नहीं होगा, तो low to high, low to high, low to high, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में इसको डिस्कस कर चुका हूं। ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है। ठीक है, ये क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन आपको लिखनी है। ये आता था एप्सिलॉन आर अपॉन -1 एप्सिलॉन आर प्लस 2 इक्वल टू आता था एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द, और कभी k-1 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कभी k की जगह क्या आता है बेटे, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, के इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, इसको भी हम कभी कभी, इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर आ जाता है, तो इसको भी हमेशा तुमने ध्यान रखना है। क्लियर हो चुका है, तो कभी इस के की वैल्यू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में भी आएगा, तो आप एक ही इक्वेशन याद करो, उसको फिर बाद में सॉल्व कर लेना जिस टर्म में भी पूछा जाएगा। क्लियर हो चुका है, तो ये आज की वीडियो में मैंने 25 से 55 क्वेश्चन डिस्कस करे। ठीक है, क्लियर हो चुका है, मींस 30 क्वेश्चन मैंने यहां डिस्कस करे। क्लियर हो चुका है, तो ये जो 30 क्वेश्चंस हैं और 25 कल भी मैंने डिस्कस किए थे, तो कम से कम मान के चल लो कि 75 क्वेश्चन मैंने क्या करा दिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। जितने भी आपके पास यूनिट थी, 4-5 यूनिट, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, चाहे वो एलटी हो, यूकेएसएससी हो, नेट में हो, ठीक है, और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, और यूसेट हो गया, इनमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सब इन 2 पार्ट में मैंने उन सारे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, पूरे पूरे कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, और आपको ये पूरे एमसीक्यू प्रोवाइड भी कराए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत, दिस इज द वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस है बेटे, क्योंकि देखो इतने क्वेश्चन को टाइप करना डेफिनेटली बहुत टफ काम है, बट मैं ये सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पीछे मेरा एक ही टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चों का क्या हो पाए इस बार एलटी में हो जाए, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस बैच में भी पढ़ाया था, पिछले साल 2021 में भी पढ़ाया था, देन भी उस टाइम भी लेक्चरर और एलटी में बहुत बच्चों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इस एक्सपीरियंस से क्या करो, फायदा उठाओ, जितना भी हो सके इन वीडियोस को क्या करो, शेयर करो, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी एलटी के एग्जामिनेशन तक मैं 1K सब्सक्राइबर को अटेंड कर लूँ। ठीक है, इसमें अगर आपकी ब्लेसिंग रही तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, 1K सब्सक्राइबर को मैं अटेंड कर लूँगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक, और आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना फीलिंग्स पक्का मेंशन करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, इससे मुझे लगेगा कि मैं टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, अपना रिस्पॉन्स 100% आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जैसा भी आपको लगा अबाउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, और आपने आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स से अटेंड करें, आपके कितने सही हो रहे हैं, खाली वीडियो देख के छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये काम करना है आपने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।